Hey guys, I am Rahul Chaudhary. Welcome back to the another video of class 12th accounts, chapter number 4 change in profit sharing ratio. So आज इस चैप्टर का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं WCR होता क्या है। कहते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड या अप्रोप्रिएटेड, मतलब एक ऐसा रिजर्व जो हम सेट असाइड या अप्रोप्रिएट मतलब हटा करके रखते हैं, अलग निकाल करके रखते हैं आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट से टू मीट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। मतलब एक ऐसा रिजर्व है जो कि हम अप्रोप्रिएट करके रखते हैं फर्म्स के प्रॉफिट से, किस लिए, टू मीट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, जबकि एम्प्लॉय को जो कॉम्पनसेशन के नाम की जो लाइबिलिटी आई है हम उसको मीट कर पाए, है ना, वो पैसा हम इसलिए हटा करके रखते हैं। तो दैट काइंड ऑफ रिजर्व आर नोन एज व्हाट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। लेकिन चलिए हम इसको इन सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारे आपके एक फर्म में आपके बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, तो किसी को कभी कोई फर्म मशीन्स वगैरह चलाते हुए इनको शायद उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, या कोई एक्सीडेंट से मीट कर गया, या कोई एम्प्लॉय आपका रिटायर हो रहा है। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, एक फर्म को उनको कॉम्पनसेशन के तौर पर कुछ अमाउंट देना पड़ता है, कॉम्पनसेट करना पड़ता है उन वर्कमैन को। तो इसीलिए वो जो रिजर्व हम हटा करके रखते हैं, जाकि उस रिजर्व से हम वर्कमैन को आने वाले टाइम पे कॉम्पनसेट कर पाएँ। अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया हमारे कारण, फर्म में जो मशीनें वगैरह चला रहे थे उसके कारण उनकी कोई दुर्घटना वगैरह हो गई है, तो हमें उनके बदले में उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। या अगर कोई आपका एम्प्लॉय है वो रिटायर हो रहा है, तो आपको उसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो उस कॉम्पनसेशन को देने के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म के पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। और अगर फर्म के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर पैसे अवेलेबल नहीं है, तो फिर फर्म उस टाइम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाएगी। तो इसलिए फर्म क्या करती है, उस सिचुएशन से बचने के लिए पहले ही से रिजर्व क्रिएट करके चलती है कि अगर इन केस अगर हमें किसी वर्कमैन को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे, किसी भी रीज़न से हो सकता है, चाहे वो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा हो, चाहे उसको किसी एक्सीडेंट से मीटअप हो गया हो उसका, ठीक है, या लाइक फर्म में आपका कुछ वो मशीन्स वगैरह ऑपरेट करता है, उसके कारण अगर उसको कुछ हुआ है तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो इसलिए उस पैसे को आप पहले से हटा करके उस रिजर्व को पहले से क्रिएट करके रखते हैं कि आने वाले टाइम पे अगर हमें एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा तो हम उस रिजर्व से उनको कॉम्पनसेट करेंगे, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी। तो दैट काइंड ऑफ रिजर्व जो आप पैसा हटा करके रखते हैं, वो पैसा, वो रिजर्व जो कॉम्पनसेशन के लिए वर्कमैन के लिए बनाया है, तो दैट रिजर्व आर नॉन एज व्हाट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अच्छा, अब ये रिजर्व जो है, देखिए आगे पढ़ते हैं, क्या इफ़ इट अराइज से फॉर एक्सीडेंट, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लाइक कोई एक्सीडेंट वगैरह के लिए अराइजेज हो गए तो हमें कॉम्पनसेट देना पड़ेगा। अच्छा, इट मीन्स आगे क्या रखा है, इट मीन्स अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज, क्या रखा है, इट मीन्स अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज। ऐसा नहीं है कि क्लेम आपको हर बार करना ही पड़ेगा। आपने मान लीजिए एक साल में आपने कुछ रिजर्व क्रिएट किया 1 लाख का, और जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय के साथ कुछ होगा ही उस साल, अगर कुछ नहीं भी होता है तो आपको फिर वो क्लेम देना ही नहीं है, क्लेम करना ही नहीं है ना। डिपेंड करता है कि अगर होगा तो क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फिर क्या रखा है, इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लेम मे बी इक्वल और लेस और मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। क्या रखा है, जो क्लेम है जो आपको देना था, वो क्लेम जो है, जो आपने जितना रिजर्व बनाया ना, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, और इक्वल भी आ सकता है। लाइक सपोज कि हमने 1 लाख का रिजर्व क्रिएट किया है, अब जो क्लेम आ रहा है, जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो हमें कॉम्पनसेट करना है एम्प्लॉय को, वो 1 लाख से कम भी हो सकता है, लाइक 80,000 का भी हो सकता है, या 1 लाख के बराबर भी हो सकता है, या 1 लाख से ज़्यादा यानी लाइक शायद 1.5 लाख भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इक्वल, कम और ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की एम्प्लॉय के साथ हमें कॉम्पनसेशन करना है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने जितना रिजर्व बनाया है उतना ही यूज़ होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या रखा है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज ट्रीटेड एज फॉलोज। अच्छा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम उसको कुछ इस तरीके से ट्रीट करते हैं। अच्छा, अब चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग, तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। क्यों नेसेसरी है, लाइक सपोज मैंने कहा आपने 1 लाख का WCR बनाना है, कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको 1 लाख का बनाना है, और मैंने कहा ए और बी दो पार्ट रहते हैं, उनका ओल्ड रेशियो सपोज है मैंने कहा इक्वल था 1:1, और अब जो न्यू रेशियो उनका वो लाइक मैंने कह दिया 3:2 है। तो जब ओल्ड रेशियो 1:1 था, तो जब 1 लाख का रिजर्व बनाया तो आपने कहा फर्म के प्रॉफिट से निकाला जाता है। तो फर्म का प्रॉफिट यानी बढ़ता किस में था, ए और बी में, यानी ए और बी के हिस्से से वो प्रॉफिट का पैसा निकला होगा, तभी हमने रिजर्व क्रिएट किया होगा। यानी अगर 1 लाख आपने रिजर्व बनाया है, तो ए और बी का ओल्ड रेशियो 1:1, यानी 50,000 रुपये ए का प्रॉफिट का शेयर कम हुआ होगा और बी का भी 50,000 रुपये शेयर कम हुआ होगा, और 1 लाख रुपये का आपने रिजर्व क्रिएट कर दिया। अब मान लीजिए आपने प्रॉफिट रेशियो चेंज कर दिया है, 3:2 कर दिया, और अगर अब आप इस WCR का ट्रीटमेंट करेंगे, मैंने कहा सपोज जो आपने 1 लाख बनाया था वो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, कोई क्लेम आया ही नहीं, तो फिर आप वो क्लेम नहीं आया तो रिजर्व प्रॉफिट के तरीके का है आपका, फिर आप उसको पार्ट्स में बांट देंगे। तो अगर आप बांटेंगे न्यू रेशियो में, क्योंकि आप रेशियो चेंज कर दिया है, तो 3:2 में बटेगा,
तो इसका मतलब एक को 60 मिलेगा और एक को 40 मिलेगा। इसका मतलब ए ने लगाए 50 से, लेकिन ए को तो अब मिल 60 रहा है, और बी ने लगाए 50 से, लेकिन बी को तो मिल 40 रहा है। तो एक के साथ गेन और एक के साथ सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम न्यू रेशो में ट्रीटमेंट नहीं करते, हम जब ओल्ड रेशो, जब रेशो चेंज हो रहा होता है उससे पहले जो ओल्ड रेशो में इनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, ताकि किसी को लॉस और गेन ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशो अगर चेंज हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि किसी किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिल जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए हम पहले इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे हम। सबसे पहला, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्लेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अगर क्लेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि आपने जितना भी रिजर्व क्रिएट करा होगा, अब क्लेम एग्जिस्ट ही नहीं करा, कोई खर्चा आया ही नहीं है, तो वो जो रिजर्व आपने पूरा पूरा बनाया था वो आप क्या करेंगे, आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि देखिए WCR ना एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वर्कमैन के नाम से जो कॉम्पनसेशन हमें करना है, अगर उसके नाम का कोई क्लेम आएगा तो हम कॉम्पनसेट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजर्व का पैसा किसी और जनरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। इट इज़ अ स्पेसिफिक रिजर्व, तो आप उसका पैसा उसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए करेंगे जिनके लिए आपने बनाया था। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप वो एक तरीके से जो WCR आपने बनाया था, अगर कोई कॉम्पनसेशन क्लेम आया ही नहीं है तो फिर आपके लिए वो जनरल प्रॉफिट हो गया, आप उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी प्रॉफिट, तो उसकी सिंपल सी एंट्री क्या होती है कि प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स में बटने वाला है तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और प्रॉफिट निकल जाएगा तो उसको हम डेबिट, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपके पास जो आया था प्रॉफिट जो आप दिखा रहे थे लाइबिलिटी साइड, वो अब कम हो जाएगा तो आप उसको डेबिट करेंगे। और क्योंकि ये बटना पार्टनर्स में है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्रेडिट करके शो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एंट्री क्या हो जाती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में भी, जो भी केस है। अगर फिक्स कैपिटल होती तो फिर करंट अकाउंट यूज़ करेंगे आप। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाएगी, और कौन से रेशो में हो जाएगी, ओल्ड रेशो में। ठीक है, अगर हमने 1 लाख बनाया था तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख टू, हमारे लिए पार्टनर ए और बी, मैंने 2 पार्टनर माने तो टू, सो टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल, ओल्ड रेशियो यानी 50-50 में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। अब हम केस नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। केस नंबर सेकंड ये है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एग्जिस्ट। अब क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कहा ठीक है क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट आपको करना पड़ेगा। अब वो इक्वल भी हो सकता है रिजर्व के, या रिजर्व से कम भी हो सकता है, रिजर्व से ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए सबसे पहला केस, इसमें सेकंड केस में एस्टिमेटेड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्या रखा है, जो क्लेम आया है ना वो एक्चुअली में कितना आया है, वो रिजर्व के बराबर ही आया है। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना ही हमें कॉम्पनसेट करना है जितना हमने रिजर्व क्रिएट कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। उतना पैसा तो हमने सफिशिएंट हटा के रख रखा था जितना हमें देना है, पे करना है, कॉम्पनसेट करना है। मैंने कहा ठीक है, तो इस केस में मतलब ये होगी बात कि आपको पार्टनर्स के लिए कोई भी प्रॉफिट बचा ही नहीं, जितना बनाया था उतना तो क्लेम करना ही है आपको, तो पार्टनर्स के लिए बचा ही नहीं। तो एंट्री क्या करेंगे, अच्छा एंट्री में ये नहीं कि हम अभी उनको क्लेम दे ही रहे हैं, हम केवल अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाएंगे पैसा, कि जो हमने WCR के नाम से जो पैसा बनाया था वो WCR के नाम का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जहाँ पर जो हमने कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से बनाया होगा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी हम एम्प्लॉय को पे करने वाली एंट्री नहीं दिखा रहे हैं, हम ट्रांसफर करने वाली दिखा रहे हैं कि WCR का अमाउंट हमारा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि क्लेम का खर्चा है तो उस क्लेम के अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री दिखाते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये जो रिजर्व बनाया था ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि रिजर्व आपको पता है लाइबिलिटी नेचर का होता है, अभी रिजर्व घट रहा है क्योंकि पैसा यहाँ से निकल रहा है, और अगर लाइबिलिटी घटती है तो आपको पता है क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम डेबिट करेंगे। टू, ये पैसा कहाँ जा रहा है WCR का, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हमें करा था उसके प्रोविजन अकाउंट में हम ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी, अगर आप इक्वल खर्चा है तो मतलब 1 लाख 1 लाख, इस बात इसका मतलब ये होगा कि पार्टनर्स के लिए कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा, सारा का सारा हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया WCR का पैसा। ओके, अच्छा ये भी नॉर्मल 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड केस की बात करते हैं इसके, क्या रखा है, एस्टिमेटेड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अच्छा, अब जो क्लेम आया है ना वो लेस अमाउंट आया है, वो लेस अमाउंट आया किसके कंपेयर में, कॉम्पनसेशन रिजर्व के कंपेयर में। मतलब अब जो क्लेम आपको करना है ना वो कम करना है और रिजर्व आपके पास ज़्यादा है। लाइक रिजर्व हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली जो लेके चल रहे हैं 1 लाख है, और सपोज दैट कि क्लेम जो आया वो केवल 50,000 का है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 1 लाख हमने रिजर्व बनाया है, खर्चा केवल 50,000 तक का ही आया, तो भैया फिर भी तो 50 बच रहे हैं। मैंने कहा जो 50 बच रहे हैं वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन जो 50 हैं वो तो आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा इधर एंट्री क्या होगी, मैंने कहा WCR का पैसा ट्रांसफर तो कर रहे हैं हम, WCR अकाउंट डेबिट तो करेंगे, लेकिन उसका 50,000 है वो कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। तो WCR अकाउंट डेबिट टू टू क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू
बाकी जो 50 बच गया वो पार्टनर्स में, तो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 25 25 इस तरीके से, ठीक है। इसकी एंट्री भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री बिल्कुल ये होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 1 लाख, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में 50,000 एंड टू पार्टनर्स कैपिटल में यानी ए एंड बी 25 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। दिस इज द सेकंड केस। थर्ड केस पर चलते हैं। एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, अब ये कैसा केस है, ये एक ऐसा केस है जहाँ पर आपने जो क्लेम करना है वो ज़्यादा अमाउंट करना है और रिजर्व आपने कम बनाया है। जैसे कि सपोज दैट आपने रिजर्व 1 लाख ही बनाया था और क्लेम इस बार आपको 1,20,000 करना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि इस बार क्लेम ज़्यादा आ गया। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा ठीक है 1 लाख तक के लिए तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 लाख तक तो हमारे पास अवेलेबल है, बाकी जो 20,000 है वो क्या करें। तो वो हम क्या करते हैं, फर्म के पास जाते हैं और फर्म से पैसा निकालते हैं। मतलब फर्म का जो असेट्स एंड लायबिलिटी होता है ना, जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे होते हैं तो हम फर्म के असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं। तो रिवैल्यूएट करने पर फर्म को प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अलग से। तो असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यूएट करके कि असेट्स पहले 50,000 की थी अब 60 की हो गई, तो या लायबिलिटी जो पहले 40,000 का कर्जा था वो 30 का हो गया, तो इस रिवैल्यूएशन में जो नेट चेंजेस के कारण जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है ना, उस अकाउंट से हम पैसा निकालते हैं जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, तो उसको हमने नाम दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हम फर्म के उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करते हैं जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1 लाख से। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा हमें क्योंकि 20,000 से, क्योंकि 20,000 क्लेम ज़्यादा है। टू, ये दोनों के दोनों पैसे जाएंगे कहाँ पे, वही प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, ठीक है। मतलब वही WCR 1 लाख चला जाएगा, डिवोल्यूशन 20,000 यानी 1,20,000 ही कहाँ जा रहे हैं, ये दोनों पैसे कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, क्योंकि वहाँ पे क्लेम 1,20,000 का आया है, ठीक है। अच्छा, इस केस में आपको वन मोर एंट्री और करनी पड़ेगी। सबसे अब कौन सी एंट्री, वो रिवोल्यूशन की, जो रिवोल्यूशन के नाम का आपने जो लॉस, क्योंकि रिजर्व जो था वो तो पार्टनर्स के अकाउंट से पहले पैसा कट गया था, लेकिन रिवोल्यूशन के नाम का जो आपने दोबारा लॉस क्रिएट किया है, दोबारा जो पैसे निकाले हैं वो फिर वापस से, क्योंकि अब वो वापस से पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो रिवोल्यूशन नाम से आपने प्रॉफिट निकाल लिया वहाँ से, वो एक्चुअली में पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट तो कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम वो रिवोल्यूशन का लॉस जो होगा वो क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे और रिवोल्यूशन का नाम का लॉस हटाएंगे वहाँ से। तो इसलिए वो रिवोल्यूशन का नाम का लॉस को डेबिट करेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि अब पैसा निकला है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा, कम होगा कैपिटल अकाउंट उनका, तो इसे डेबिट करके दिखाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट केवल 20,000 से, केवल 20,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, नहीं ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से टू रिवोल्यूशन 20,000, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बुक में आपके दिया हुआ है। सबसे पहले क्या रखे, ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2 में शेयर कर रहे हैं। डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 में वो शेयर करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब बैलेंस शीट का एक टुकड़ा दे रखा है आपको, पूरी बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा दे रखा है जिसमें आपको नीड है एज ऑफ 31 मार्च 2019। अच्छा, अब लाइबिलिटी साइड आपको WCR दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट जो किया हुआ है उन्होंने 90,000 वो दिखा रखा है। और असेट साइड बेसिकली आपको असेट साइड कोई आइटम नहीं दिया है, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है हमें। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, मतलब क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो अगर क्लेम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब कोई क्लेम आया ही नहीं। अब जब कोई क्लेम आया ही नहीं तो भैया ठीक है, जो हमारा रिजर्व बना था वो पूरा पूरा हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, कोई क्लेम करना ही नहीं है फर्म को। तो इसका मतलब सिंपली पहला केस है, यानी हम उसको WCR के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू ABC, यानी एंट्री कर रखिए, देखिए WCR अकाउंट डेबिट टू ABC ओल्ड रेशियो में बांट दिए इनके 90,000 के रिजर्व को, जो लाइबिलिटी साइड रिजर्व था 90,000 उसको पूरा पूरा बांट देंगे हम। और ओल्ड रेशियो में तो ये बांट दिया 4:3:2 में, देखो 4:3:2 रेशियो था आपका ये, और 4:3:2 में इन्होंने अमाउंट को बांटा है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है इफ़ देयर इज अ नो क्लेम, इस केस में भी कोई क्लेम नहीं है, तो सेम केस हो गया, जब कोई क्लेम ही नहीं है तो फिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी सेम एंट्री रहेगी, बिल्कुल जो केस नंबर फर्स्ट की थी सेम एंट्री रहेगी, ठीक है। अच्छा, केस थर्ड पे चलते हैं। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 45,000, अब यहाँ पे क्लेम आया है और कितना आया 45, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 90 का रिजर्व बना रखा है, 45 का तो क्लेम आया है, फिर भी 45 बच रहे हैं, 45 हम बांट देंगे। तो इसका मतलब इसकी सिंपल एंट्री हो जाएगी, इसकी सिंपल एंट्री बेसिकली क्या हो जाएगी,
इसकी सिंपल एंट्री हो जाएगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि 45 तो वहाँ जाएगा प्रोविजन के नाम पे, और बाकी जो 45 बच जाएंगे वो ABC पार्ट कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अमाउंट आ जाएगा आपका। 45 को बांट दिया ओल्ड रेशो में, बाकी 45 आपके प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम के नाम से शो कर दिए। ठीक है, अच्छा अगले केस की बात करते हैं। केस नंबर 4 है आपका, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एट 99। अब क्लेम कितना आ गया 99। अब देखिए क्लेम अगर 99 आ गया तो ऑब्वियसली बात है 9000 हमें एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम क्या करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट से निकालेंगे। 90 के लिए तो हमारे पास रिजर्व है, 9000 के लिए हम रिवॉल्यूशन के पास जाएंगे। तो WCR अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, यानी 90,000 से 9,000 से 9। ये जो रिवॉल्यूशन का लॉस है ये आपको बांटना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ABC टू रिवॉल्यूशन, कितने वही 9000 केवल, और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द इजी केस। फिफ्थ केस है आपका, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 90,000, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एग्जैक्ट 90,000 ही आया है क्लेम, जितना बनाया उतना ही, तो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट, तो बस क्लेम के नाम पे दिखा देंगे सारा पैसा। तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, 90,000। ओके, अच्छा लास्ट केस देख लेते हैं। अच्छा लास्ट केस है जहाँ पे क्लेम आया है 36, तो वो नॉर्मल केस हो गया 45 वाला, जैसे केस नंबर 3 था। 36 आया तो बाकी जो 54 बच जाएंगे वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में, तो सिंपल सा केस आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, कह रहे इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड। देखो पहले हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है। एक ही ऐसा रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन आती है ना, फ्लक्चुएशन लाइक उतार चढ़ाव जो आता है, तो अगर चढ़ाव आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहाँ पे अगर राइजिंग हो रही है तो आपको देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंजॉय करेंगे आप, वहाँ से प्रॉफिट आएगा आपका। लेकिन अगर उतार आ गया, लाइक अगर डाउनफॉल आ गया है इन्वेस्टमेंट पे, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें उस डाउनफॉल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले से एक रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं कि अगर इनकेस डाउनफॉल आया है तो हम वहाँ पे बैठ कर रोएंगे नहीं यार कि पैसे चले गए डूबे नहीं। हमें हमें आगे काम स्टार्ट करना, तो हम जो पैसे अलग से हटा के रखते हैं उनको यूज़ करके उसको इक्वलाइज करते हैं और फिर अपना काम प्रॉपर करते हैं, है ना। तो इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं दैट आर नॉन एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इन सिंपली लैंग्वेज में हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले हैं इस चीज़ को। आइए एक बार बुक की लैंग्वेज पर चलते हैं। कहते हैं इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है हम एट कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। हाउएवर इट मार्केट वैल्यू में चेंज, मार्केट वैल्यू चेंज भी होती रहती है, ऑब्वियसली बात है कभी वो ज़्यादा या कभी कम। इट मे बी हायर एंड लोअर देन द बुक वैल्यू, ज़्यादा भी हो सकती है बुक वैल्यू से एंड कम भी हो सकती है। बुक वैल्यू जिस वैल्यू पर आपने बुक में रिकॉर्ड करा था उससे मार्केट वैल्यू ज़्यादा और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम होगी तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, है ना। ये एक ऐसा रिजर्व है जो हम सेट असाइड मतलब हटा करके रखते हैं प्रॉफिट से, किसके लिए, टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन केस किसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो उसके डाउनफॉल्स को मीट अप करने के लिए हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट ली थी, लाइक सपोज का इन्वेस्टमेंट करी और वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख करी थी, तो अब वो 10,000 का जो शॉर्टफॉल आया ना उसको मीटअप करने के लिए हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं कि ये 10,000 रुपये का लॉस कैसे हो गया इन्वेस्टमेंट से, तो उसको मीटअप करने के लिए हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, तो दैट रिजर्व आर नॉन एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन आ रही है ना बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू में, उनसे बचने के लिए जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं दैट रिजर्व आर नॉन एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, अच्छा फिर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एज फॉलोज। तो जब आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे तो उस टाइम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो ट्रीटमेंट हमें समझना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहला केस फर्स्ट कह रखा है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम। ओके, मतलब ये कह रखा है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या है, सेम है। तो सोचो अब आपने रिजर्व, जैसे कि सपोज मैंने कहा कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 लाख रुपए की, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, उसके लिए आपने रिजर्व क्रिएट कर रखा है 20,000 का। ठीक है, मैंने कहा रिजर्व तो यूज़ तब करेंगे ना जब वो 1 लाख की जो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है वो कम होगी, लेकिन आपने तो कहा कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, तो अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो फिर आपको रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट से लॉस ही नहीं हो रहा है। तो जब आपको लॉस ही नहीं हो रहा है, जब आपको रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप रिजर्व को क्या करेंगे, आप उस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे। तो सिंपली यहाँ पे बांट देंगे, IFRB इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिजर्व, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पता ही है आपको क्या होती है, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो सिंपल सा प्रॉफिट यहाँ पे किस नाम से होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी लाइक A एंड B ओल्ड रेशियो में एंट्री कर देंगे। ओके, तो सिंपल सा केस हो गया ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू।
अच्छा, अब जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की वो कम हो गई है बुक वैल्यू से। अब बुक वैल्यू से कम तो हो गई, मैंने कहा ओके, मतलब लाइक बुक वैल्यू में इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, मार्केट वैल्यू अब कम हो गई है, हमने रिजर्व 20,000 का ही बना रखा है। अब वो जो कम हुई है, अब वो सोचो वो जो कम हुई है, रिजर्व तो आपने 20,000 का क्रिएट कर रखा है, लेकिन अब मार्केट वैल्यू से जो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो गई है ना, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो गई है उस इन्वेस्टमेंट की, अब कम हो गई है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट रिजर्व केवल 20,000 का ही बना रखा है। अब जो कम हुआ है, जो डाउनफॉल आया है बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू में, वो क्या हो सकता है, वो इस रिजर्व के बराबर भी हो सकता है, मतलब जितना आपने रिजर्व किया है 20,000 का, वो जो डाउनफॉल है वो 20,000 के बराबर भी हो सकता है, 20,000 से कम भी हो सकता है, और 20,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब तीनों ही केस पॉसिबल हैं। देखो एक बार और समझते हैं, मैंने कहा आपने आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 1 लाख, अब वो घट करके कम हो गई, कितनी कम हुई है हमें नहीं पता, लेकिन कितनी हो सकती है, मैंने कहा रिजर्व आपने केवल 20,000 ही बना के रख रखा है, तो या तो वो उसके बराबर कम हो सकती है, 20,000 के बराबर कम हो सकता है, या तो 20,000 से ज़्यादा कम हो सकता है, या 20,000 से कम कम हो सकता है, तीनों ही केस पॉसिबल हैं, तो हम तीनों ही केस को कंसिडर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला केस, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्यूचर रिजर्व, मतलब जो बुक वैल्यू में जो फॉल आया है ना, वो किसके बराबर, वो किससे, वो एक्चुअली में कम है, लेस देन है किसे, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर रिजर्व से। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसका मतलब अगर वो 1 लाख की थी तो वैल्यू घट करके मार्केट वैल्यू उसकी 90,000 आ गई, और आपने रिजर्व कितना क्रिएट रखा 20,000, तो मतलब 10,000 ही तो घटा है वो, मतलब डाउनफॉल कितना है केवल 10,000 का, और आपने रिजर्व कितना बना रखा है 20,000, तो लेस देन है रिजर्व से। मैंने कहा बिल्कुल लेस देन है, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने कहा जो 10,000 रुपये आया है वो तो आप दिखा दो इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन जो बाकी 10 बच गए वो बांट देना पार्टनर्स में, क्योंकि 20,000 का क्रिएट किया था, डाउनफॉल तो 10,000 का ही आया है, इन्वेस्टमेंट तो 10,000 से ही घटी है। मैंने कहा ठीक है, बाकी जो 10,000 बच गए वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट घट रही है तो क्रेडिट करेंगे, कितने से 10,000 से, तो 10,000 क्रेडिट कर देंगे। वो पैसा कहाँ से निकाला, मैंने कहा IFR से निकाला, बाकी जो 10 बच गए मैंने कहा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांटो ना ओल्ड रेशियो में। मैंने कहा ठीक है, सेम काम जो हमने पहले वहाँ पे किया था, तो इस तरीके से ये एंट्री पास हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब हम अगला केस पढ़ेंगे जहाँ पर क्या रखा है, किया फॉल इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, अब यहाँ पे इतनी ही गिरावट आई है जितना आपने रिजर्व क्रिएट किया है, तो मैंने कहा ठीक है, इस बार पार्टनर्स के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, आपको सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल सी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बचा ही नहीं पार्टनर्स के लिए तो हम दिखाएंगे नहीं, तो सारा सारा 20,000 रुपये IFR इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करके दिखा रहे हैं। असेट्स है इन्वेस्टमेंट, आपको पता है असेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया है। ओके, तीसरा केस है फॉल इन द इन्वेस्टमेंट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, अब यहाँ दिक्कत है, अब यहाँ पे जो गिरावट आई है इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा आ गई है रिजर्व से। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब यहाँ पे मान लेते हैं कि वो घट करके 70,000 हो गया है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, घट करके 70,000 हो गई है, जबकि आपके रिजर्व 20,000 ही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 20,000 तक तो हम देख लेंगे, क्योंकि लेकिन गिरावट 30,000 की आई है, 20,000 तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, 10,000 मैंने कहा रिवॉल्यूशन से निकालेंगे, और कहाँ से निकालेंगे, जैसे WCR में किया था, तो सेम 10,000 रुपये हम रिवॉल्यूशन से निकालेंगे। तो पहली एंट्री तो वही होगी कि IFR अकाउंट डेबिट, फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 10,000 से, IFR तो 20,000 से डेबिट कर देंगे आप, इन रिवॉल्यूशन आपको 10,000 से डेबिट करना पड़ेगा। टू इन्वेस्टमेंट, कितने की गिरावट है इन्वेस्टमेंट 30,000, तो 20, 10 एंड 30,000 से ये एंट्री हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब ये रिवॉल्यूशन का लॉस है भैया, ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके दिखाना पड़ेगा ना, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन का उनका लॉस आया है, तो वो लॉस हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जैसा आपने WCR में सीखा है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सारा ही काम, ये सारी एंट्री के सभी एंट्री ओल्ड रेशो में ही होनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तीसरा केस भी है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, सोचो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या आपको किसी भी प्रकार के रिजर्व की जरूरत होगी क्या, हाँ बिल्कुल 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 नहीं होगी, करेक्ट है, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें तो डाउनफॉल होगा तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आएगी, तो हमें रिजर्व की जरूरत है ना, तो हमें उस लॉस से बियर मीटअप करने के लिए रिजर्व क्रिएट करना है। लेकिन जब इंक्रीजमेंट हो रही है फिर हमें कोई किसी भी प्रकार की नीड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया सोने पे सुहागा वाला केस, कि आपने रिजर्व भी क्रिएट कर रखा था और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई, तो एक तो वहाँ का प्रॉफिट जो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, प्लस रिजर्व आपने बना के रख रखा था, वो रिजर्व काम ही नहीं आया कहीं, तो वो भी प्रॉफिट है ना, तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा वाला केस। ठीक है, तो देखिए, तो सपोज मैंने कहा आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, अब उसकी मार्केट वैल्यू होगी 1,30,000 हो गई है, सपोज 1,30,000, और रिजर्व आपने 20,000 क्रिएट कर रखा है। तो पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो IFR बना रखा है ना आपने 20,000 का, उसको बांट दो पार्टनर्स में,
को मौज है आपकी बिल्कुल, क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रहा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल यानी टू ए एंड बी, कितना 10,000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20,000 को। फिर अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू में प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बढ़ोतरी आई है, आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, यानी असेट्स जो था उसमें इंक्रीजमेंट आ रहा है। तो याद करें, जब अब प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जब लॉस होता तो हम रिवोल्यूशन में क्या करते थे, डेबिट करते थे रिवोल्यूशन अकाउंट से। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि असेट्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है और वो चेंज इंक्रीजमेंट हो रही है, यानी प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, क्योंकि प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। देखो, जब जो इन्वेस्टमेंट हमारा घट रहा था तो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करा था, लेकिन अब यहाँ बढ़ रहा है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किस नाम से बढ़ रहा है, क्योंकि भैया रिवोल्यूशन यहाँ पे प्रॉफिट आया है, तो जो प्रॉफिट है वो कहाँ डालेंगे, जब जब हमें जरूरत थी तो हम रिवोल्यूशन के पास गए थे लेने, तो भैया अगर प्रॉफिट आया तो जाएंगे तो रिवोल्यूशन के पास ही ना। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आया, जो भी इंक्रीजमेंट आया, वो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा एक बात और यहाँ पे समझनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या, क्योंकि जब लॉस आता तो रिलेशन अकाउंट आपने डेबिट तो करा था, और फिर रिलेशन का लॉस आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट भी करा था। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा यहाँ पर अगर रिलेशन का प्रॉफिट आया है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट भी तो करोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, तो वो एंट्री भी करके दिखानी पड़ेगी, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो ABC sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. They decide to share future profit and losses in the ratio 2:3:4 with effect from 1st April 2019. An extract of their balance sheet 31 मार्च 2019 को आपको बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें IFR आपको दे रखा है 18,000 का। ठीक है, यानी आपने इतना रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है आपकी 2 लाख। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअली में 2 लाख है। ठीक है, ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा, एक एक करके हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर की एंट्रीज करेंगे ना, करके शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। सबसे फर्स्ट केस, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू है, यानी रिजर्व का कोई भी यूज़ नहीं हुआ। कोई भी यूज़ नहीं हुआ तो आप रिजर्व को बांट दें, और बांट दें तो उसकी सिंपली एंट्री क्या करेंगे, बिल्कुल IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। चलिए केस सेकंड पढ़ेंगे यहाँ पे, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई, 2 लाख। तो मैंने कहा भैया बुक वैल्यू भी तो 2 लाख ही थी। मैंने कहा हाँ 2 लाख ही थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू में तो कुछ गिरावट आई नहीं, वो तो बिल्कुल इक्वल है। तो मैंने कहा किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं। मैंने कहा लॉस नहीं तो रिजर्व का यूज़ नहीं तो रिजर्व बांट दो ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो बिल्कुल सारा का सारा रिजर्व हम बांट देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब वही सेम एंट्री जो हमने केस फर्स्ट में करी है। ठीक है, सेम एंट्री एज गिवन इन द केस फर्स्ट। ओके, अच्छा, अब केस तीसरा पढ़ेंगे, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वॉट 1,91,000। मैंने कहा देखो बुक वैल्यू है 2 लाख, अब यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू 1,91,000, इसका मतलब 9,000 की गिरावट आ गई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 9,000 की तो गिरावट आई है, देखो रिजर्व कितना बना रखा है आपने। मैंने कहा 18, तो मैंने कहा 18 रिजर्व है, 9,000 की गिरावट है, तो मैंने कहा 9,000 वहाँ से मीटअप करो, बाकी जो 9 बच जाएंगे वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी एंट्री हो गई कि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 9,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 9,000 से घटी है, बाकी जो 9 बच गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में, यानी 4:3:2 में, यानी 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, अच्छा, फिर फोर्थ केस है आपका, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वॉट 2,18,000। ये वही सोने पे सुहागा वाला केस है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट कितने की, 2 लाख की, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, बुक वैल्यू 2 लाख है, और मार्केट वैल्यू कितनी होगी 2,18,000, मतलब 18,000 का प्रॉफिट ही हो गया यहाँ पे, मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहला काम तो क्या करेंगे, पहला तो वो जो रिजर्व बनाया है वो बांटो, IFR को बांट दिया हमने। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 18,000, वही 4:3:2 के रेशियो में, क्योंकि रिजर्व का कहीं यूज़ ही नहीं हुआ। फिर जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ है रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाएंगे आप। तो इसलिए एंट्री कर क्या कर दिया हमने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 18,000, क्योंकि 2 लाख से 2,18,000 हुई थी वो। और फिर 18,000 को हम पार्टनर्स रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल 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 क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपकी इस केस में 3 एंट्री होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट केस है ये, सोने पे सुहागा वाला है ना, तो 3 एंट्रीज होंगी ना, इंपॉर्टेंट केस। केस नंबर 5 द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वॉट 1,73,000। ओहो 1,73,000 हो गई। मैंने कहा 2 लाख की बुक वैल्यू थी और एक 73 होगी, इसका मतलब 27,000 का डाउनफॉल। मैंने कहा 18,000 तक के लिए तो रिजर्व है, बाकी 9,000 कहाँ से लाएं। मैंने कहा सिंपल सी बात है, रिवोल्यूशन के पास जाएंगे। तो ठीक है, तो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 18,000 से, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 9,000 से, और टू इन्वेस्टमेंट घटी है कितने से, 27,000 से। तो ये एंट्री, बाकी फिर जो रिवोल्यूशन का लॉस है वो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, उस 9,000 के रिवोल्यूशन के लॉस को बांट दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल दोनों टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम टॉपिक आपको चैप्टर नंबर नेक्स्ट वाले यानी एडमिशन में मिलेगा, और सेम ट्रीटमेंट है। तो
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।